हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ निहारिका और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनका नाम है सुनील जी, जो कि एक पेरेंट कोच हैं। पेरेंटिंग एक जर्नी होती है बेसिकली, जो दोनों ही होती है, एक तरीके से रिवार्डिंग भी और चैलेंजिंग भी। तो हम चैलेंजेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे इसे फेस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम सुनील जी से बात करेंगे। वो आपकी हेल्प करेंगे इसको ईजी बनाने में। तो चलिए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में। हेलो सुनील जी। हाँ, नमस्कार। तो सर बताइए कि कैसे आपने स्टार्ट करा ये पेरेंट कोचिंग, क्योंकि इसके बारे में मैंने तो सुना नहीं था पहले। तो आप इसके बारे में बताइए सबसे पहले, पेरेंट कोचिंग के बारे में। एक्चुअली हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं ये देखता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बड़े कंसर्न रहते हैं। मैंने स्कूलों में भी देखा है कि जैसे ही एग्ज़ाम आते हैं तुरंत काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, कि आज के पेरेंट्स को बच्चों की परवरिश करने के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। मैंने ये देखा है कि आज की डेट में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं छोटी छोटी बात में, एंजाइटी बच्चों को हो जाती है, बच्चे नर्वस हो जाते हैं, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न क्या है, मैंने इस पर बहुत स्टडी की। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है, मेरी बच्चों की परवरिश, मैंने भी अपने बच्चों को परवरिश की है, वो भी एक्सपीरियंस रहा है। और जब मैंने स्टडी की तो मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं बच्चों की सही परवरिश का ना होना इसका एक कारण है। बच्चों को मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अगर बच्चों की परवरिश ठीक से हो जाती है। तो फिर मैंने इस पर काम करने की सोची। आज हमारे इंडिया में, और मैं ये देखता भी हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मेरा मानना है कि अगर एजुकेशन में पेरेंटिंग को भी ऐड कर दिया जाए तो ये एंजाइटी, बच्चों का डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, हाइपर एक्टिवनेस, भाई ये सारी चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। तो इस पर गवर्नमेंट क्या करेगी वो तो बात की चीज़ है। मैंने ही सबसे पहले इस पर खुद अपना आप ही काम करने की कोशिश की। पेरेंटिंग में मैंने बुक्स भी लिखी, बहुत रिसर्च भी मैंने की। फिर मैंने पेरेंटिंग के लिए एक चैनल भी बनाया जिस पे मैं टिप्स डालता रहता हूँ। और इस जर्नी में कितने ही हज़ारों लोग, हज़ारों पेरेंट्स मेरे से मिले, और मुझको ये बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी को भी मैं थोड़ी भी हेल्प कर पाता हूँ। इसको स्टार्ट करने का पर्पज़ भी यही था, ये कोई प्रोफेशनल रीज़न नहीं है। मैं देखता था कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों को लेके, और मदर फादर होते भी हैं, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स का, मम्मी पापा का, बच्चों के अलावा उनका है क्या। और बच्चे ही उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसा पेरेंट्स बोलते हैं। बच्चों का कभी व्यवहार सही नहीं लगता उनको, बच्चे भी पेरेंट्स से उतने ही परेशान रहते हैं। तो इस पर मैंने काम करने की सोची और मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं किसी की कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाता हूँ, सॉल्व कर पाता हूँ और मैं काम आ पाता हूँ। यही मेरा अल्टीमेट गोल भी है कि मेरे द्वारा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, उसको मैं लोगों तक कैसे पहुँचा पाऊँ। और इसमें मैं लगा हुआ हूँ, इसमें मुझे सफलता भी मिल रही है। लोग मेरे से मिलते हैं, उनको मैं समझाता हूँ, उनकी घर में जब खुशहाली आती है तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। आपने बीच में अपनी बुक्स के बारे में बताया, तो उन बुक्स के बारे में बताइए, क्या क्या नाम है उन बुक्स के। मैंने 3 बुक्स अभी लिखी हैं और चौथी बुक मेरी बहुत जल्दी ही आने वाली है, वो प्रिंटिंग में है। पहली बुक मेरी सक्सेसफुल पेरेंटिंग है, कि आप एक सफल पेरेंट कैसे बन सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। सफल पेरेंट्स और असफल पेरेंट्स में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल एक सोच का अंतर है, एक एक्शन का अंतर है, और बातों का अंतर है। तो उस बुक में डिटेल में मैंने ये लिखा है कि सफल पेरेंट्स किस तरह बना जा सकता है। दूसरी मेरी पेरेंटिंग की बुक है द 5 सीक्रेट्स। उनमें जितनी भी चैप्टर्स में, उनमें मैंने ज़्यादातर चैप्टर्स में 5 बातें बताई हैं। कौन सी रीज़न होते हैं बच्चों की परवरिश करने की, कौन सी वो कारण हैं जिनसे बच्चे हमारे बिगड़ जाते हैं, ऐसी कौन सी रीज़न हैं जिनकी वजह से बच्चे पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, और साथ में उनका सॉल्यूशन भी दिया है। वो बुक मेरी बहुत पॉपुलर है, बहुत, उसका सेकंड एडिशन भी आ चुका है। सक्सेसफुल पेरेंटिंग का भी सेकंड एडिशन आने वाला है। और थर्ड बुक मेरी है सोने से शिखर की ओर। वो उन लोगों के लिए है
कि जो ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम जीवन में कैसे कर सकते हैं। जिनके पास सारे संसाधन होते हैं, सुविधाएं होती हैं, वही लाइफ में कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शून्य से शिखर की ओर उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और एक ही बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल बुक है उन लोगों की जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं खुद अपना कुछ। अगर वो इस बुक को पढ़ेंगे और इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, निश्चित रूप से जहाँ से भी शुरू करेंगे, भले ही वो जीरो से शुरू करें, शिखर तक पहुँचने में उनको देर नहीं लगेगी। पेशेंस चाहिए। तो ये 3 बुक मैंने लिखी हैं, चौथी बुक मेरी बहुत जल्दी आने वाली है और प्रिंटिंग में है, जैसी आएगी फिर मैं आप सबको बताऊंगा। ये जो तीसरी बुक है शून्य से शिखर की ओर, ये कैसे नाम कैसे आया, मतलब बहुत कमाल नाम है। शून्य से शिखर की ओर का नाम इसलिए आया ये कि हम जिस सोसाइटी को बिलोंग कर, जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। और ये प्रॉब्लम अकेले मेरी नहीं थी, ये हम जैसे हज़ारों लाखों लोगों की प्रॉब्लम है कि जहाँ रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो लोग इस सोच में निकाल देते हैं कि पहले हम रिसोर्स पैदा करें फिर हम काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फैसिलिटीज़ होती नहीं है। तो आप जो करना चाहते हो, उस बुक में क्या लिखा, शून्य से, मतलब आप स्टार्ट कीजिए। आप जो सोचते हो, आप सोचना तो शुरू करो। सबसे पहला स्टेप है सोचना। सबसे मुश्किल काम है दुनिया में अपने माइंड को तैयार करना, किसी काम के लिए भी। अगर आप अपने माइंड को तैयार कर लेते हो कुछ भी करने के लिए, और संकल्प आपका सच्चा है, स्ट्रांग है, करना है तो करना है, तो फिर दुनिया में कुछ भी करना मुश्किल नहीं रहता है। जिन लोगों ने खुद काम स्टार्ट किया है, उन्होंने शून्य से स्टार्ट किया है। और अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, इंडिया का देख लीजिए, बाहर का देख लीजिए, पहले किसी के पास कुछ भी नहीं था। चाहे धीरूभाई अंबानी जी हों, चाहे टाटा जी हों, चाहे कोई भी हों, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास शुरू में कुछ भी नहीं था। इन्होंने हिम्मत की और स्टार्ट किया, फेलियर भी मिली, जब फेल होते हैं तो सफलता भी मिलती है। तो इसको उन्हीं लोगों के लिए लिखा गया है जिनके पास कुछ भी नहीं है और जीवन में कुछ करना चाहते हैं। शून्य से स्टार्ट कीजिए, शिखर तक पहुंचने में टाइम नहीं लगता है। आपने बोला पहले कि मतलब बच्चे जो हैं टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, तो क्यों ऐसा होता है कि बच्चे इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं? उसका कारण है सब्जेक्ट की नॉलेज का ना होना। टेंशन क्यों हो रही है देखिए, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। हर चीज़ को क्यों और क्या के साथ हमें पढ़ने की आदत रही है, और किसी के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है। टेंशन क्यों हो रही है, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, इन बातों को अगर हम ध्यान से सोचेंगे, पेरेंट्स होने के नाते बच्चे हमारे टेंशन में क्यों हो रहे हैं, और उन रीजंस को अगर हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। टेंशन का बहुत ज़्यादा रीज़न और डिप्रेशन का जो बहुत ज़्यादा कारण है बच्चों का, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशन भी है। पेरेंट्स सोचते हैं कि जो तुम ज़िंदगी में नहीं कर पाए अपने बच्चों से करवा लो, जबकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी अधूरी इच्छाओं को या जो वो जीवन में नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों के माध्यम से जीना चाहते हैं, बिना ये जाने कि आखिर बच्चों की इच्छाएं क्या हैं। बच्चों की अपनी भी तो लाइक और डिसलाइक होते हैं, और अपनी लाइक उन पर थोपने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं और कुछ बच्चे प्रेशर में नहीं आते हैं। जो बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, अपने मम्मी पापा की बात को मानते हुए उसी प्रोफेशन में काम करने की कोशिश करते हैं, वो प्रोफेशन है जिसमें उनका मन नहीं लगता है, जिसमें उनका दिल नहीं लगता है, तो परफॉर्म कैसे कर पाएंगे? जिस चीज़ में उनका मन ही नहीं लग रहा, कहाँ परफॉर्म करेंगे? जब परफॉर्म नहीं करेंगे, मदर फादर फिर नाराज़ होंगे, घर में कलह होगी, टेंशन होगी, तो बच्चे तो टेंशन में आ ही जाएंगे। दूसरी तरह के बच्चे क्या होते हैं, वो विरोध कर देते हैं पेरेंट्स का, मुझे नहीं करना है। ऐसे बच्चे भी विद्रोही बन जाते हैं। वो बात बात पे लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता है और बच्चों को भी पता नहीं चलता कि इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि जैसे बच्चा छोटा होता है, आपने एक गाना सुना है, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा है। तो बच्चा जब कंसीव करता है ना, तभी मदर फादर ड्रीम देखना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं तो आईएएस बनाऊंगा, मैं तो इंजीनियर बनाऊंगा। अरे बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं है, तुमने आईएएस पीसीएस बनाना स्टार्ट कर दिया, और मदर फादर वहाँ से ख्वाब देखना शुरू करते हैं। तो उसके पैदा होने से पहले उन्होंने ड्रीम देखना शुरू कर दिया कि मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा। मैं आईआईटी में नहीं आ पाया, मैं बच्चे को आईआईटी में बनाऊंगा। मैं आईएएस में सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं बच्चे को आईएएस बनाऊंगा।
मैंने ये बिज़नेस करना चाहा था, मैं अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाऊंगा। मतलब बच्चे अभी आया नहीं है दुनिया में, लेकिन मदर फादर ने अपने एक दुनिया बना ली, सब सपनों की दुनिया बना ली कि मैं अपने बच्चों को ये कराऊंगा। बच्चा कुछ और करना चाहता है। तो इस तरह ओवर एक्सपेक्टेशन जब हम बच्चों से करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बनता है। टेंशन से ही डिप्रेशन पैदा होता है। डिप्रेशन आखिर होता क्यों है? जब हम कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते तो डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन का कारण क्या? आखिर ऐसा काम क्यों करते हो जो आप कर नहीं पा रहे हो? और काम वही नहीं होता। कौन सा काम नहीं होगा? जिस काम में हमारा मन नहीं लग रहा है। अगर हमारा मन माफिक काम होगा तो होगा नहीं भला। इसलिए टेंशन और डिप्रेशन का कारण भी कहीं ना कहीं हमारी फैमिली ही है, जहां हम बच्चों पर अपनी इच्छाओं को थोप देते हैं और उनकी बातों को बिना सुने, उनकी इच्छाओं को बिना जाने, उनकी लाइक डिसलाइक को बिना समझे उन पर प्रेशर बना के उन कामों को कराने की कोशिश करते हैं जहां उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। इसलिए बच्चे डिप्रेशन में और टेंशन में आ जाते हैं और जिसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। फैमिली में कलह रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ थॉट भी क्रिएट नहीं होंगे, वहाँ ग्रोथ भी नहीं होगी, वहाँ बॉन्डिंग भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। इन सबको पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है थोड़ी सी। हाँ, पर आपने बीच में लाइक डिसलाइक्स की बात करी बच्चों के, तो मतलब कैसे क्या कहते हैं, कई बार ऐसे होता है ना कि बच्चे नहीं वो करना चाहते जो वो कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ना पेरेंट्स ये कहने लगते हैं अरे ये तो नखरे कर रहा है, अरे ये तो नखरे कर रही है, तो उस दौरान क्या करें? नखरे क्यों कर रहा है? फिर मैं वही बोलूँगा जो मैंने पहले कहा था। हर बात का कोई ना कोई कारण होता है। नखरे क्यों कर रहा है? अगर नखरे का कारण क्या है? नखरा बच्चे ऐसा ही नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं इमोशनल प्रेशर में होते हैं। बच्चे इमोशनल प्रेशर में क्यों होते हैं? उनके ऊपर किसी ना किसी बात का प्रेशर है करने के लिए और वो करना नहीं चाहता, नखरा हो गया, नखरे से जिद्दी हो जाता है। आखिर जिद्दी क्यों क्यों हो गया? तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है। बच्चे के अगर इस नखरे को दूर करना चाहते हैं पेरेंट्स, अनकंडीशनल लव। बच्चों से हम पेरेंट्स भी कंडीशनल लव करते हैं। तुम फर्स्ट आ जाओ, तुमको हम मोबाइल दिला देंगे, आप नंबर 95% बोर्ड में ले आइए, हम आपको लैपटॉप दिलाएंगे, आप क्लास में ये कर दीजिए, हम आपको वो दिला देंगे। क्यों? मतलब किस लिए? मतलब आप तभी प्यार करोगे अगर बच्चे कुछ करेंगे तो। इन चीज़ों से बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं होती है। बच्चों को अनकंडीशनल प्यार करो, वो आपके बच्चे हैं, वो परफॉर्म करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी प्यार करो। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हो और उनको इस बात का एहसास भी कराते हो, बच्चे सब समझते हैं, तब बच्चे परफॉर्म करते हैं। पढ़ना ही सब कुछ नहीं है दुनिया में। और दुनिया में जो लोग रूल कर रहे हैं वो पढ़े लिखे थोड़ी कर रहे हैं। आप देखो, कहीं से भी देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, स्टीव को, किसी को भी देख लो। पढ़ना भी एक प्रोफेशन की तरह है। पढ़ना भी एक, किसी को नहीं पसंद पढ़ना। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, किसी को खेलना बहुत अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, किसी को एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो जिसको एक्टिंग अच्छी लगती है उसको पढ़ाई कहाँ से अच्छी लगेगी? किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा अच्छा नहीं है, वो पसंद नहीं करता है, डिसलाइक करता है उसको। तो लाइक और डिसलाइक यही है कि बच्चे को क्या पसंद है। हम इसीलिए अपने स्कूल में, हमारी प्री स्कूल की चेन है, शायद इंडिया का हमारा पहला स्कूल होगा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाता है बच्चों के लिए, इतने छोटे बच्चों के लिए। उसका कारण क्या है? स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम एक्चुअली, ये जो एज है बच्चों की 2 साल से 6 साल की जो एज है, इस एज में बच्चे अपनी लाइफ का लगभग 90% सीख जाता है, लगभग 90%। जो बैलेंस 10% है वो तो पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है। और इस स्किल डेवलपमेंट का पर्पज़ क्या है? हम 15-15 दिन के टॉपिक देते हैं बच्चों को। किस में दे दिया कि कार मैन्युफैक्चरिंग का दे दिया, हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का दे दिया, कभी किसी का हमने चंद्रयान का दे दिया। जब चंद्रयान प्रोजेक्ट हुआ था तो हमने चंद्रयान का दिया। कभी हम कोई म्यूजिकल टॉपिक दे देते हैं, कभी हम कोई स्पोर्ट्स का टॉपिक दे देते हैं, कभी हम कोई साइंस का, कभी किसी का टॉपिक देते रहते हैं। एनवायरनमेंट का टॉपिक दे दिया। उसका पर्पज़ ये है कि हमें नहीं पता किस बच्चे का किस में इंटरेस्ट है। हो सकता है वो कोई 15 मिनट की वीडियो देखकर, कोई 15 मिनट की क्लास देखकर उसका साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। हो सकता है किसी का गेम में हो जाए, हो सकता है किसी का पढ़ाई में हो जाए, किसी का मैन्युफैक्चरिंग में हो जाए, किसी का बिजनेस में हो जाए।
तो स्किल डेवलपमेंट का पर्पज़ ये है, और हम पेरेंट्स को भी यही गाइड करते हैं, उनको प्रॉपर राइटअप बना के भेजते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। हमारी टीचर्स उस पर पूरे दिन 15 दिन एक एक टॉपिक पर रिसर्च करती हैं और काम करके उनको बताती हैं, वीडियो दिखाती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती हैं। किस बच्चे का इंटरेस्ट किस में क्रिएट हो जाए कुछ नहीं पता है, तो उनको इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए उनके इंटरेस्ट को हम ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं इतने छोटे बच्चों के लिए। और अगर हम इसको कंटिन्यू करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th तक, तो इतने सालों में बच्चों का इंटरेस्ट का पता चल जाएगा, टीचर को भी पता चल जाएगा, पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा। और जब हम उसके इंटरेस्ट का पता करने के बाद उसी में उसको सपोर्ट करेंगे तो बच्चा जो चाहेगा लाइफ में वो कर लेगा, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट का काम कर रहा है। और जब कोई भी आदमी इंटरेस्ट का काम करता है तो थकता नहीं है, फिर वो 24 घंटे काम कर सकता है, थकावट भी नहीं होगी। जब थकावट नहीं होगी, ना एंजाइटी होगी, ना टेंशन होगा, मस्ती से काम करेगा। अब मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मेरा प्रोफेशन थोड़ी है, ये मेरा शौक है, तो शौक है तो टाइम भी निकल आता है। तो जब शौक होता है, पैशन होता है, उसके लिए टाइम भी निकल आता है। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों की लाइक डिसलाइक का ध्यान रखना चाहिए, और जो बच्चा चाहता है अपनी मॉनिटरिंग में, अपने ऑब्जर्वेशन में उसकी लाइक को एक्सप्लोर करते हुए उसको गाइड करते रहें। गाइड करने के बाद सही सजेशन भी दें, उसको डिसीजन लेने में हेल्प भी करें, और हेल्प करने के बाद उसको सपोर्ट भी करें। और अगर वो गिर जाता है, सफल नहीं होता है, तो उसके साथ भी खड़े रहें, क्योंकि गिरते भी वही हैं जो खड़े होने की कोशिश करते हैं। और असफल होना कोई बुरी बात नहीं है। मेरा मानना ये है, ज़िंदगी में जो जितना ज़्यादा असफल हुआ है वो उतना ही ज़्यादा सक्सेस हुआ है। इसलिए असफलताओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है। असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता तभी मिलती है जब लोग असफल होते हैं, और जो जितना ज़्यादा असफल होता है इट मीन्स वो उसको पता है कि इतने प्रोसीजर से सफलता नहीं मिलेगी, ये काम इतने सिस्टम से होने वाला नहीं है। तो असफलता भी लोगों को सफलता से ज़्यादा सिखाती है। असफल होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। असफलता से आप कॉन्फिडेंट बनते हो और चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीखते हो, गलतियों की संभावना कम हो जाती है। इसलिए असफल अगर बच्चे हमारे हो रहे हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों को ये समझाना है कि अगर किसी चीज़ में हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है हमें सफलता मिल जाए, असफलता भी मिल सकती है। तो असफलता से डरना क्या। इन बातों को अगर हम बच्चों को छोटेपन से ही बच्चों को तैयार करके चलेंगे, मेंटली प्रिपेयर कर देंगे, तो एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे को ये पता है कि असफलता भी मिल सकती है। तो अगर असफलता मिलेगी फिर कोशिश करो, गिरने में बुराई नहीं है, गिरकर खड़े ना होना गलत है। तो बच्चों को पेरेंट्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि असफलता के लिए भी उतना ही तैयार रहना चाहिए जितना सफलता के लिए, और हमें सफलता के लिए बच्चों को मोटिवेट करते रहना है। भाई यही पेरेंटिंग है और कुछ नहीं है। हाँ जी, ये आपकी जो ये आइकन नर्चरिंग है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? आइकन नर्चरिंग इनोसेंस ये प्री स्कूल चेन है हमारी हमने वसुंधरा गाजियाबाद से स्टार्ट किया था इसको। पहला स्कूल हमारा वसुंधरा में ही था इसका। इसमें हमने बहुत R&D की। पहला स्कूल भी खोलने का पर्पज़ भी प्री स्कूल यही था कि कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को नर्चर करना। देखिए हम ब्लेस्ड हैं, हम अपने को ब्लेस्ड फील करते हैं। ये हमने पूरी चेन में मेरा छोटा भाई और मेरी वाइफ और उसकी छोटी भाई की वाइफ, हम 4 लोगों ने शुरू करी अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद से। और इसका पर्पज़ भी यही था कि पूरे इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जो यूनिक हो। जैसे मैंने अभी बताया कि हम स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाते हैं जो शायद कोई भी प्री स्कूल चेन नहीं चलाती है, और उसका पर्पज़ भी यही है। तो एक यूनिक स्कूल हमारा है जहां हम बच्चों को इमोशनली कनेक्शन के साथ इमोशनली कनेक्ट होकर चलाते हैं। हमारा मानना है कि बच्चों के साथ अगर हम इमोशनली कनेक्ट रहेंगे तभी बच्चों की मेंटल पावर भी स्ट्रांग रहेगी, और बच्चों की अगर मेंटल पावर स्ट्रांग है, बच्चों के माइंड स्ट्रांग है, तो उनकी पर्सनैलिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी और वो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को खुश रहना कैसे सिखाएं। अब आप कहेंगे इतनी छोटे बच्चों को कैसे सिखा सकते हो। उसके लिए हमारे पूरे इंडिया में जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों में हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रखा है यू आर इन हैप्पीनेस जोन। सभी स्कूलों में, हमारे फ्रंट ऑफिस में, हमारे क्लासरूम में, हमारे ओपन एरियाज़ में यू आर इन हैप्पीनेस जोन का मतलब यह है कि आप एक हैप्पीनेस जोन में हो। और हेड ऑफिस होने के नाते, इस ब्रांड का गार्जियन होने के नाते हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी हेड ऑफिस की कि हम एक अपने ऑफिस में
और सभी स्कूलों में एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें। और ये कब दे पाएंगे? जब हमारी पूरी टीम खुश रहेगी। घर ऑफिस में ही नहीं, स्कूलों में ही नहीं, घर भी खुश रहेगी। वो हमारा कंसेप्ट है फैमिली वाला कंसेप्ट है। आइकन फैमिली में जितने भी हमारे टीचर्स हैं, दीदीज हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ब्रांच हेड हैं और हमारे एसोसिएट हैं, ये सभी आइकॉन फैमिली के मेंबर हैं। हमारी ये सब एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर हैं। और फैमिली में सब एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं। हम भी ऐसे ध्यान रखते हैं। इस तरह हमने ये वसुंधरा से स्टार्ट की और ये जर्नी हमारी तेज़ी से चलती जा रही है। आज हमारा इस ब्रांड ऑटो मोड में है। हमारी कोशिश है कि जो कमिटमेंट, जो मिशन, जो विज़न और जो मोटो लेके हम चल रहे हैं, भगवान उसमें हमें सफल करे और हमें भगवान सफलता दे भी रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद है, मदर फादर का आशीर्वाद है, पेरेंट्स की बहुत दुआएं हैं, हमारे एसोसिएट बहुत हार्ड वर्किंग है, हमारी टीम बहुत अच्छी है। उनकी ही वजह से हम ये सारा काम कर पा रहे हैं। और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम नर्चर कर सकें। देखिए, ये आइकन की टीम है पूरी, ये पूरी फैमिली है आइकन की, और आइकन की ही पूरी फैमिली है। ये सारी हमारी टीम है, ये सब हमारी है, हम सब के हैं। बच्चों को टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है? ये टेक्नोलॉजी का ज़माना सदा रहा है और आगे भी रहेगा। टेक्नोलॉजी हेल्प ही करती है। ये जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए थे तो बहुत शोर मचा था कि कंप्यूटर पूरा ये अनएम्प्लॉयमेंट पैदा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज एआई का शोर है कि एआई सबको घर में बैठा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैलेंट कभी भी वेस्ट नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, मरता नहीं है। तो हमें बच्चों को टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, उसका बेनिफिट कैसे कर सकते हैं वो, ये समझाने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज मिसयूज़ क्या होता है, इसका गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है। आज बच्चे टेक्नोलॉजी के बारे में हमसे कहीं अच्छा ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हमें बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें बच्चों को उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसमें ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें वो डिफरेंस कर सकें कि उनकी फ्यूचर के लिए, सोसाइटी के लिए, उनकी फैमिली के लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम टेक्नोलॉजी में आज A to Z कुछ भी देख लीजिए, 1 मिनट में आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छी चीज़ें भी हैं, ख़राब चीज़ भी हैं। आप बच्चों को रोक नहीं सकते हो। हम बच्चों को शुरू से ही ये गाइड कर सकते हैं, और ये हमें समझाने की ज़रूरत है अपने एक्शन से, अपने शब्दों से, कि उनके लिए क्या सही है। अगर हम बच्चों को सिखा पाए कि तुम्हारे लिए ये चीज़ सही है और ये गलत है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी वो उसी तरह करेंगे। हम रोक नहीं सकते किसी को। और कब तक रोकोगे? कब तक बच्चे आपके साथ रहेंगे? आखिर वो तो उनको तो बाहर निकलना ही है। तब कब तक घर में रखोगे? उनको स्कूल कॉलेज में जाना ही है, वहाँ दोस्त मिलेंगे, वहाँ सारी दुनिया मिलेगी। तो आप उनको टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते हो। सही गलत बताना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की। और सही गलत में भी उनके लिए सही क्या है, उनकी फैमिली के लिए सही क्या है, उनकी मदर फादर के लिए सही क्या है, उनकी फ्यूचर के लिए सही क्या है। सही गलत का भेद करना अगर बच्चे हमारे जान गए, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी उसी हिसाब से करेंगे। पर कई बार तो ये होता है ना कि बच्चे माँ बाप को सिखाने को आ जाते हैं। बच्चे माँ बाप को कब सिखाने की कोशिश करते हैं? जब हम बच्चों पर रोक टोक ज़्यादा करते हैं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तब बच्चे कर देते हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है, मुझे पता है। बच्चों को रोका टोकी करने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और उनको ये लगता है कि भाई क्यों हर बात पर क्यों टोका जाए। अगर हम बच्चों को कुछ भी काम करने की फ्रीडम नहीं देंगे, तो वो कैसे सीखेंगे? जो हम कर रहे हैं अगर वही बच्चे काम करेंगे, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? जितना हम पे आता तो हम तो कर चुके। अगर बच्चों को कोई भी पेरेंट्स कुछ भी नया करने की परमिशन नहीं देगा, तो दुनिया डेवलप कैसे होगी? नई नई चीज़ कैसे होंगी? क्योंकि जितना हम पे आता था, मेरे से मतलब है हमारी तरह के लोगों, वो तो सब कर चुके। तो बच्चे जब नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, तभी तो इन्वेंशन होता है या डिस्कवरी होती है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़्यादा रोकना टोकना नहीं चाहिए। हो सकता है गलती करते हों, कोई बात नहीं है, गलती करते रहो। मैंने पहले ही बोला है, जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे उतनी ज़्यादा सीखेंगे। तो ज़्यादा रोकना टोकना
किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता है और हमको भी नहीं अच्छा लगता है। हमको भी अगर ऑफिस में हमारा बॉस छोटी छोटी बात पर रोकेगा, टोकेगा, तो हमें अच्छा लगेगा? इसलिए बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता है। तो उनको ज़्यादा रोक टोक करने से कई बार हम उन बातों की भी रोक टोक कर देते हैं जिन बातों की हमको नहीं पता है, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स होने का एक एटीट्यूड होता है, नहीं तुमको मेरी बात माननी है, तब बच्चे पेरेंट्स को सिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि मम्मा आपको नहीं पता ये सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए कभी भी ज़्यादा रोकना टोकना नहीं चाहिए बच्चों को। ये आजकल पेरेंट्स जो हैं, मतलब आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनमें और जो पहले पेरेंट्स थे, तो उनमें बहुत फ़र्क आ गया है। ठीक है, आजकल के पेरेंट्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके बच्चे भी हैं। ठीक है, तो इसमें वो कैसे बैलेंस कर सकते हैं? आजकल के पेरेंट्स ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। जॉइंट फैमिली में कब बच्चा बड़ा हो गया ये मम्मी पापा को पता ही नहीं चलता था। जॉइंट फैमिली में जहाँ दादी हैं, दादा हैं, बुआ हैं, चाची, ताई, चाचा रहते थे, सब रहते थे और बच्चे बड़े हो जाते थे। न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा भी उतने ही बड़े हैं एज ए पेरेंट्स जितना बड़ा उनका बच्चा है। जॉइंट फैमिली में दादा दादी को एक पूरी पीढ़ी का एक्सपीरियंस होता था। उन्होंने गलतियाँ भी की होंगी, उन्होंने बच्चों की अपनी की परवरिश भी की होंगी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से और दुनिया के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है और अपने एक्सपीरियंस से वो उन बच्चों को भी अपब्रिंगिंग करते थे। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में उन पेरेंट्स को जो न्यूली बने हैं भी, उन्हें पता तो है नहीं कुछ, क्योंकि वो नए नए पेरेंट्स बने हुए हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में पेरेंटिंग पर कोई काम तो करता नहीं है, ना ही कोई एजुकेशन है, तो उनको भी क्या पता। बच्चा पैदा हो गया तो हो गया, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया तो उसको दूध पिला दिया, मदर ने नहला दिया, यही चीज़ें होती हैं। इन छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आखिर बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, बच्चे की ज़रूरत क्या है, बच्चे के साथ साथ उस वक्त मदर की क्या रिक्वायरमेंट है, जो बिल्कुल न्यू मदर बनी है, फादर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये कुछ नहीं पता होता। जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता रहता है अपनी समझ के हिसाब से वो अपनी परवरिश करते रहते हैं। अब क्योंकि मम्मी पापा हैं, बच्चों को बेनता प्यार करते हैं, उस ज़्यादा प्यार करने में गलतियाँ भी हो जाती हैं। ज़्यादा प्यार करने में उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जो उनको नहीं मिला अपने बच्चों को दे दो। भाई यही वो गलती है जो बच्चों को कहीं ना कहीं दूसरी डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। बच्चों को नो कहने की आदत भी, सुनने की आदत होनी चाहिए। पेरेंट्स को नो कहने की आदत होनी चाहिए, लेकिन वो नो नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता नहीं है। उन्हें लगता है जो चीज़ तुम्हारे मम्मी पापा ने आपको नहीं दी, हम अपने बच्चों को सब चीज़ देंगे, जबकि हर चीज़ की एक कीमत होती है। इसलिए जो न्यूली पेरेंट्स हैं या जो न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स रह रहे हैं, आज की डेट में उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। मदर अपने बच्चों के लिए, फादर भी अपने बच्चों के लिए, फादर पहले भी काम किया करती थी लेकिन मदर होम मैनेजर हुआ करती थी, घर संभाला करती थी। लेकिन आज खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक स्टेटस मेंटेन करना है, तो दोनों लोग ही काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं लेकिन बच्चों को छोड़कर। सबसे बड़ा पेन क्या है आज की डेट में, पेरेंट्स बच्चों के लिए काम कर रहे हैं लेकिन बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो उस पैसे का, उस कमाई का, उस स्टेटस का फ़ायदा क्या है जो अपने बच्चों पे ही खर्च नहीं कर सकते हों। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। बैलेंस कैसे बनेगा, जितना भी टाइम पेरेंट्स के पास है बचा हुआ अपने ऑफिस से, वो सब बच्चे का। उस वक्त बच्चे को भरपूर प्यार करें, भरपूर साथ रहें, चाहे खाना खाना हो, चाहे खेलना हो, चाहे बच्चे के साथ घूमना हो, चाहे संडे हो, जो भी टाइम मिल रहा है वो पूरा बच्चे का टाइम है। क्योंकि मदर बच्चे को दुनिया में लाती हैं, इमोशनल स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, वहीं फादर बच्चे को दुनिया में रहना सिखाते हैं। उसे ही सिखाते हैं कि इस दुनिया में रहना इतना आसान नहीं है, दुनिया की स्ट्रगल क्या होती हैं ये सिखाते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है बच्चे को, दोनों का प्यार मिलता है इक्वली, तब बच्चा परफेक्ट बच्चा बनता है। और ऐसे बच्चा आपको भीड़ में भी अलग दिखाई देगा, उसके चेहरे पे चमक, उसका एक कॉन्फिडेंस अलग दिखाई देगा, जिनको मम्मी पापा का दोनों का प्यार मिलता है। और ये एक रिसर्च में मिला है कि जिन बच्चों को पापा का प्यार नहीं मिल पाता है, कुछ टाइम बाद वो बच्चे किसी न किसी रूप में बीमार हो जाते हैं,
एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता अगर हो क्या रहा है ऐसा। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, लेकिन उनको बात करने की समझ भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाता है, हाइपर हो जाते हैं कि रिगार्ड नहीं करते, अपनी टीम मेंबर का रिगार्ड नहीं करते, उनकी नीड का उनको पता नहीं है, उनको मतलब नहीं है, मेरा काम से मतलब है। तो वो एक उन्होंने पोजीशन तो मिल गई है उनको, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे होंगे जैसे भी रहा होगा, लेकिन एक डेफिशिएंसी उनकी परवरिश में रही है, जहाँ उनको कभी किसी को मम्मी का प्यार नहीं मिला, किसी को पापा का प्यार नहीं मिला, किसी को दोनों का प्यार नहीं मिला है। तो वो डेफिशिएंसी उनके अंदर आ गई है, जो उनको इमोशनली भी वीक बनाती है, उनको मेंटली भी वीक बनाती है, और वो अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि आखिर इसका रीज़न क्या है। तो मदर फादर का बच्चे के लिए मिलकर परवरिश करना, दोनों का इक्वली प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट फैमिली बहुत कम हो गई हैं। देखो, जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी सब बच्चे डिप्रेशन में भी नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे डिप्रेशन में? भरा हुआ माहौल के साथ साथ छुट्टियों में बच्चे अपने मामा के जाते थे, अपनी बुआ के जाते थे, बुआ मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे साथ साथ आते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, छीनते थे और फिर खेलना शुरू कर देते थे। उसमें कोई किसी के इंटरफेयर नहीं करता था, उसमें पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं करते थे, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और फिर खेल रहे हैं। इससे क्या होता था? एडजस्टमेंट करना सीखते थे। मान लो बच्चे अपनी बुआ के चले गए, मम्मी पापा तो साथ गए नहीं है, बुआ के बच्चों से लड़ाई हो गई है, तो क्या करेंगे? वो एडजस्ट करेंगे ना। तो मदर फादर के बिना भी बच्चे हैंडल करना सीखते थे, सिचुएशन को संभालना सीखते थे, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ रहना सीखते थे, शेयरिंग सीखते थे, एक दूसरे की केयरिंग सीखते थे। तो जब शेयरिंग सीख रहे हैं, केयरिंग सीख रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल करना सीख रहे हैं, सपोज करो कहीं लड़ाई होगी बाहर, तो मम्मी पापा तो वहाँ है नहीं, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो? तो वो हैंडल करना सीखते थे। और ये हर साल हर छुट्टियों में ये एक इसी तरह प्रोसीजर होता था। कभी मौसी के चले गए, कभी मामा के चले गए, कभी बुआ जी के चले गए, कभी किसी के चले गए, कभी कोई हमारे यहाँ आ गया, हम किसी के यहाँ चले गए। तो इस तरह से मेल मिलाप से बच्चे ग्रो होते रहते थे और हर साल ही कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। तो सिचुएशन को वो हैंडल करना सीखते थे, वो सिचुएशन को साथ एडजस्ट करना सीखते थे, इसलिए डिप्रेशन नहीं होता था। आज मम्मी पापा के ही साथ कंधे पे लटके रहते हैं और सबसे ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा आज के समय में सबसे ज़्यादा बच्चों को मम्मी पापा का प्यार मिलता है, सबसे ज़्यादा साथ मिलता है, लेकिन क्योंकि वो उस सिस्टम से निकल के नहीं आए हैं, उनको वो सब चीज़ नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं एक खालीपन जो है बच्चों के साथ आज, जो मदर फादर भी नहीं भर पा रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे बैलेंस बनाएं, वो बैलेंस ना बनाने के कारण बच्चों के अंदर एक वही डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है और बच्चे किसी ना किसी रूप में कहीं कोई एंजाइटी में आ जाता है, कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। तो मदर फादर को अपने काम के साथ साथ बच्चों पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा से ज़्यादा पैसे कमाने की नहीं बोलता है, वो यही बोलता है कि मम्मी कब आओगी। जब जैसे जैसे शाम होता चला जाता है और उसको बता मम्मी आने वाली हैं, पापा आने वाले हैं, तो वो अगर वो फ़ोन कर सकता है तो टेलीफोन करके यही पूछता है मम्मी कब आओगी। किसी बच्चे ने मम्मी से नहीं बोला होगा मम्मी आप मुझे महंगे रेस्टोरेंट में ले चलो, मम्मी मुझे महंगी टॉयज दिला दो, पापा मुझे विदेश में घुमा के ले आओ। नहीं बोलते हैं वो बड़े होकर बोलना शुरू करते हैं जब उनको आपसे अलग रहने की आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ जाती है तो फिर तो वो महंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से। और दूसरी बात, मम्मी पापा को भी एहसास है इस चीज़ का कि तुम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो। इस टाइम को कंपनसेट करने के लिए वो क्या करते हैं, बच्चों को महंगे वीडियो गेम ला देंगे, बच्चों को महंगे महंगे टॉय ला देंगे, बच्चों को महंगी यूनिफॉर्म ला देंगे। जब समय मिलेगा तो उनको लेकर महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने चले जाएंगे, कहीं विदेश में चले जाएंगे। लेकिन मदर फादर का रिप्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं है ना, मम्मी पापा के प्यार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों को पैम्पर करते हैं, उनकी सारी बातों को मानते चले जाते हैं। उनको लगता है कोई बात नहीं, इसने मांगा कर दो, कोई बात नहीं है। और यही चीज़ें बच्चों को एक गलत डायरेक्शन मिल जाती हैं और वो समझ जाते हैं कि तुम जो भी मांगोगे मम्मी पापा दे देंगे। इसलिए मदर फादर के प्यार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब भी समय मिले उनको बस उनके साथ रहें और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें।
तो बच्चे आपके साथ, तो बैलेंस लाइफ, आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप ऑफिस में लगे रहोगे या केवल घर पे लगे रहोगे तो वो बैलेंस लाइफ नहीं है। घर में भी पूरा काम करें, बच्चों के साथ रहें और ऑफिस में भी पूरा काम करें, तब आप खुश रह पाओगे। नहीं तो आपकी एंजाइटी का बच्चों पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। पेरेंटिंग मतलब बोथ, मम्मी भी और पापा भी। पेरेंटिंग का मतलब बोथ, जहाँ मम्मी और पापा मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, एक्चुअली पेरेंटिंग तो वही है। और ऐसे बच्चों की, जैसे मैंने अभी बोला भी था, ऐसे बच्चे क्लास में भी आपको अलग से दिखाई देंगे, उनका कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, उनके चेहरे पे चमक दिखाई देगी और उनकी पर्सनैलिटी एक अलग ही तरह की होती है, क्योंकि मम्मी पापा का दोनों का भरपूर प्यार मिल रहा है उनको। लेकिन अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो? देखिए, सिंगल पेरेंट से वहाँ अलग तरह के चैलेंजेस हैं। जहाँ जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं ना, वो मम्मी पापा दोनों की दोनों का एक कमी साथ। पूरी करने हाँ। की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो सकती। ये उन बच्चों से पूछो जिनकी मम्मी हैं या जिनकी पापा हैं, या उन मम्मी पापा से पूछो वो कितना सफ़र करते हैं। अगर भगवान ने ये कॉम्बिनेशन बनाया है मम्मी पापा का, तो कुछ ना कुछ बहुत सोच समझ के बना रखा है। जहाँ सिंगल पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को ना सुनने की आदत डालें। सिंगल होने के नाते ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को पैम्पर करते चले जाओ और आपकी इस बात का बच्चा धीरे धीरे ग्रो होते होते फ़ायदा उठाना शुरू कर दे। बच्चों को, जहाँ जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, उनके सामने और भी चैलेंजेस होते हैं, उनको और भी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। इसलिए जब अगर बच्चा छोटा है, छोटे से ही बच्चों को इसी तरह से पालें कि जो बच्चा, अगर आप बड़े होने पे भी कुछ बोल रहे हो तो आपकी बात को माने, हर बात का जिद ना करे और नो सुनने की आदत डालते चले जाओ। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्च करो, पैसे की वैल्यू भी समझाइए। ये नहीं है कि जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ भी आप पैसे दे रहे हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी पैसे दे रहे हो। तो अगर वो जहाँ ज़रूरत हो वहीं दें, केवल कंपनसेट करने के लिए उसकी बातों को मानते रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई ऐसी फैमिली की स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपकी पेरेंट कोचिंग ने उनकी हेल्प करी हो और आज वो खुश हैं? बहुत सी फैमिलीज़ हैं। मैं अभी रिसेंटली बताता हूँ। एक लड़की होगी, 32 ईयर की होगी। वो बहुत परेशान मेरे पास आई और वो बिल्कुल रो रही थी। उसने कहा कि मेरा बेटा झूठ बोलता है, मेरे से कुछ बात बताता नहीं है, और मैं ऑफिस में चली जाती हूँ तो जो घर में उसको टेक केयर के लिए एक लेडी रखी हुई है, कभी कभी वो उनको मार भी देता है और छोटी सिस्टर को भी पिटाई करता है, शोर मचाता है। मैंने उनसे पूछा कि कितने साल का है, तो उनका 6 साल का। 6 साल के बच्चे की मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान और रो रही थी। वो उनको मैंने ये बोला, तो 6 साल के बच्चे से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों है आपको? और उन्होंने ये भी बोला कि जब मैं साथ होती हूँ तो वो शोर नहीं मचाता। हाँ, ये ज़रूर है, वो मेरे से बात ज़्यादा नहीं करता है। अब मैं उनसे ये बोला कि इन कारणों को जानने की ज़रूरत है कि आखिर आपके सामने वो चंचलता क्यों नहीं करता है, परेशानी क्यों नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर कुछ है नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में जो घर में उनके टेक केयर करती हैं लेडी, वो उनको फ़ोन करके बोलती हैं, देखो इसने ये कर दिया, देखो इसने ये कर दिया, देखो इसने ये कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये, घर में उन्होंने कैमरा लगवा दिया उस बच्चे को ऑब्जर्व करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि मेरे ऑफिस में भी कैमरा लगा हुआ है, हमारे सारे स्कूलों में भी कैमरे लगे हुए हैं, और मेरे मोबाइल में भी है, मेरे लैपटॉप में भी है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने किसी टीम मेंबर के ऊपर कभी ये चेक नहीं किया कि कौन क्या कर रहा है, और मैं कभी देखता भी नहीं हूँ। और तुमने अपने बेटे के ऊपर कैमरा लगा दिया, तो बच्चे को क्या फील हो रहा होगा? इट मीन्स आप बच्चों पे विश्वास नहीं कर रहे हो। तो 6 साल का बच्चा क्या नहीं समझता? सब समझता है। उन कारणों को जानने की ज़रूरत है कि जिस वजह से बच्चा इतना शोर मचा रहा है, आपसे झूठ बोलता है, आपसे शेयर नहीं करता है। झूठ बोलने का कारण क्या है? उसको ये मालूम है कि अगर वो मम्मी से कुछ बात बता देगा तो मम्मी पिटाई कर सकती हैं या डांटेंगी। तो आप क्यों डांटती हो? आपने घर में ऐसा माहौल क्यों बना दिया है? बोले हाँ, मैं डांट देती हूँ। क्यों? और उन्होंने एक बात और बताई कि उसने ये बहुत बड़ी गलती की थी कल। गलती क्या की थी? वो होमवर्क करके नहीं आया। तो ये क्या बहुत बड़ी गलती होगी? उसने होमवर्क नहीं किया तो उससे बोलना बंद कर दिया। कुछ पेरेंट्स जो स्मार्ट पेरेंट होते हैं वो पीटती नहीं है बच्चों को, वो या तो आंखों ही आंखों में बच्चों को डराएंगे, या और भी जो स्मार्ट हैं, इनसे भी जो एक इस टाइप स्मार्ट बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों से बोलना बंद कर देते हैं।
ये पिछली वीक की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने अपने बेटे से बोलना बंद कर दिया, 24 घंटे से बोली नहीं थी वो। 6 साल के बच्चे से आप बोलना बंद कर रहे हो मदर, इससे बड़ा टॉर्चर क्या होगा? 24 घंटे में बच्चे के माइंड में क्या क्या बातें आई होंगी, मम्मी के बारे में कितने नेगेटिव विचार आए होंगे, अपने बारे में कितने नेगेटिव विचार आए होंगे। वो सोच रहा होगा तुम बहुत गंदे हो, तुम मम्मी को परेशान करते हो, मम्मी कितनी दुखी हैं, मम्मी तुमसे बात नहीं करती, मम्मी भी गंदी हैं, मुझसे बात नहीं कर रही हैं। तो 24 घंटे आपने बच्चों को सब कुछ छोड़ने के लिए छोड़ दिया। इससे अच्छा तो ये था कि आप अगर बच्चे को एक पिटाई भी लगा देते तो शायद वो 2 मिनट में 5 मिनट में भूल जाता। वैसे तो पिटाई भी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर आप पिटाई भी लगा देते तो इस टॉर्चर से वो तो कुछ भी नहीं था जो आप 24 घंटे से नहीं बोले हो। 24 मतलब आपकी पिटाई से तो कहीं ज़्यादा बड़ा टॉर्चर आपका ना बोलना है। तो बच्चों से ना बोलना तो एक ये पाप ही है, इतने छोटे बच्चे के साथ वो। तो मैंने उनसे ये बोला कि आप सबसे पहले तो बच्चों को उससे अभी टेलीफोन करो, बात करो। दूसरी बात ये है, एक घर में ऐसा माहौल मत बनाइए कि जो बच्चा आपसे शेयर ना करे। होमवर्क नहीं करता वो छोड़ दो, उसे भी 1 वीक छोड़ दीजिए। अगर आप उसको पढ़ाने बैठते हो, वो बोलती हैं जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ तो मेरी बातों को सुनता नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मम्मी पापा को तो हर समय बोलने की आदत है। और अगर बच्चों के मन में ये बात आ जाती है कि मेरी मम्मी पापा तो हर समय बोलते रहते हैं, तो फिर वो हमारी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो आप इतने ज़्यादा क्यों बोलते हो कि आपके बैठते ही वो इधर उधर फेस करना शुरू कर देता है? उन्होंने बताया कि वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। मैंने कहा वो आपको इग्नोर करता है। अब उनको मैंने कहा 1 वीक आप बच्चे के साथ बैठो, उसको होमवर्क कराओ, और वो अगर होमवर्क नहीं कर रहा है तो आप उसकी बुक्स को रखो साइड में, बोलो आओ चलो बेटा मस्ती करते हैं। 10 मिनट 15 मिनट मस्ती करो, बच्चा खुश हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आप खुश हो गए, बोलो अब पढ़ें। वो आपके साथ पढ़ना शुरू कर देगा। और वो फिर भी नहीं पढ़ेगा, बोलो चलो और मस्ती करते हैं, चलो घूमने चलते हैं, आओ पार्क में घूम के आते हैं। आप जाओ पार्क में घूम के आओ, फिर मस्ती करो। बेटा आप करें, अब होमवर्क तो कर लें। तो वो हो सकता है 1 दिन ना करे, 2 दिन ना करे। अब आप उसके साथ इस तरह बात करो, अच्छा भाई चलो हम तब थोड़ी देर खेलते हैं फिर पढ़ेंगे, या पहले पढ़ते हैं फिर करेंगे। जब आप उसके साथ खेलोगे, उसकी बातों को सुनोगे, तब वो आपकी बातों को सुनेगा। पेरेंट्स से बात स्टार्ट होती है, बच्चों से नहीं। आपके और बच्चे के बीच में कहीं ना कहीं विश्वास कम हुआ है, तभी वो आपसे बातों को शेयर नहीं करता है। उसे इस बात का पता है कि अगर मैंने अपनी मम्मी को बातें बता दी तो मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी मेरी बातों को, इसलिए वो नहीं बताता। और जिन बच्चों को इस बात का भरोसा होता है कि मुझसे कुछ भी बात हुई हो, मैं अगर मम्मी पापा से बता दूंगा तो कोई बात नहीं है, मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे, डांट सकते हैं लेकिन पिटाई नहीं करेंगे मुझे, तो वो बच्चे शेयर कर लेते हैं। तो आप आज से ही, और मैंने कहा मुझे रात को 11 बजे मैसेज करना, जब सो तब भी उसके साथ मस्ती करना, पढ़ने मत बैठाओ। आप 1 वीक छोड़ दो, बोले होमवर्क बढ़ जाएगा, बढ़ने दो ना, होमवर्क तो वो अभी भी नहीं कर रहा। आप भी तो बोल रहे हो कि इस क्लास से भी, उसको स्कूल से भी कंप्लेंट आ रही हैं, दादा दादी भी कंप्लेंट कर रहे हैं। तो आज उस बच्चे की, 6 साल के बच्चे की दादा दादी भी कंप्लेंट कर रहे हैं, स्कूल की टीचर भी कंप्लेंट कर रही हैं, आप भी रो रहे हो, घर में जो टेक केयर करती हैं दीदी वो मैम, वो भी परेशान है। और उसके सामने वो टेलीफोन करके आपको बता रही हैं देखो इसने अपनी छोटी बहन को पीट दिया है। वो कैसे आखिर आप लोगों में विश्वास करेगा? आपसे तो वो डे बाय डे डिस्कनेक्ट होता चला जा रहा है। तो आप उसकी फीलिंग को समझने की ज़रूरत है, उसकी साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वही इमोशनली वीक है, वो फ्रस्ट्रेट है। वो जब आप आ जाते हो तो वो उनके साथ पिटाई करता है, मारपीट करता है, शोर मचाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये उससे कुछ नहीं बोलेंगी। आपके सामने कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसको पता है आप उसकी पिटाई कर देंगी। तो ये एक माहौल किसने बनाया? या आपने बनाया? बोले हाँ मैंने बनाया। तो आपने ऐसा माहौल क्यों बनाया? अब जब आप रात को सोते हो तो आप पहले उसके साथ खेलो, मस्ती करो, और फिर केवल इतना बोलो कि बेटा तुमने आज मैम को मार दिया था, मुझे बड़ा दुख हुआ, और मेरा बेटा तो बहुत प्यारा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है, तो तुम तो ऐसे नहीं कभी नहीं करते थे, क्या हुआ, तो आगे ध्यान रखना। उससे बस ये बोलना बेटा आगे ध्यान रखना, उससे सॉरी मत बुलवाओ, उससे कुछ मत बुलवाओ। बोलगा ठीक है मम्मा। जब आप इमोशनली बच्चे के साथ कनेक्ट होते हो तब आपके ऊपर बच्चा विश्वास करता है, और जहाँ बच्चा विश्वास करता है तब वो आपकी बातों को मानना शुरू कर देता है, तब बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आएंगे। और ये ऐसे टिप्स हैं, ये ऐसी बातें हैं कि जो बच्चों के ऊपर इमीडिएटली मैजिकल इफेक्ट डालती हैं।
उन्होंने जाके किया ये काम, अगले दिन मुझे बताया और मुझे मैसेज भी किया कि मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत फ्री हूँ। मेरे साथ वो खेला भी, मेरे साथ उसने बात भी की और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली बच्चे गलत नहीं होते, हम बच्चों को समझ नहीं पाते। जब हम समझ नहीं पाते और हम बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो बड़े बन जाएं, हमने वो फेज देखा है, हम उससे निकल गए हैं। हर बच्चा अपनी मम्मी पापा के तो रिफ्लेक्शन है, तो किस बात की नाराज़गी, किस बात की नाराज़गी है। हम ये भूल जाते हैं कि हम भी कभी ऐसे बच्चे थे, हम भी कभी ऐसे शोर मचाते थे। तो आज अगर बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ठीक है, मस्ती करने दो। इस समय को मदर फादर को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स दुखी होकर निकाल देते हैं, ये तो दुखी करता है, बिगड़ गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे कहाँ आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो उनको समझने की ज़रूरत है, उनकी साइकोलॉजी समझने की, उनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। इस टाइम को एंजॉय करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और ये एक फैमिली नहीं है, कितनी ही फैमिली, कितने ही लोग ने डिस्कस किया और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जब मुझे पता लगता है तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल भी यही है कि मैं ज़िंदगी में कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर पाता हूँ। और आइकन स्कूल जो हमारी है, इसका भी मेन एम यही है कि हम कितने लोगों की ज़िंदगी को बदल पाते हैं। आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर भगवान ने आज मुझे ये प्रोफेशन दिया है तो ये भगवान की मर्ज़ी है। उन्होंने ही मुझे सेलेक्ट किया है कि तुम बच्चों की नर्सरी में आगे जाओ। तो ये मेरा ये अल्टीमेट गोल है कि मैं अपनी लाइफ में कितने लोगों के जीवन को चेंज कर पाता हूँ, कितने लोगों की ज़िंदगी को बदल पाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो ये पेरेंटिंग या बुक्स लिखना या यूट्यूब चैनल, ये कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये मेरा शौक़ है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है और लगातार देते जा रहे हैं, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी कहीं ज़्यादा दिया है। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने सीखा है या जो मुझ पर आता है, उस एक्सपीरियंस को मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। जो मैंने लाइफ में गलतियाँ की हैं पेरेंटिंग में, वो मैं और लोगों को बताऊँ जिससे कि वो गलतियाँ ना करें। ये मेरा अल्टीमेट गोल है और यही अल्टीमेट गोल आइकन का भी है कि हम आइकन प्री स्कूल चेन के साथ कितने लोगों को कनेक्ट करके कितने लोगों की ज़िंदगी को बदल पाते हैं। ये तो हमारी टीम की बात होगी। और हम ये फील करते हैं कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बेसिकली सिविल इंजीनियर दिल्ली गवर्नमेंट से होता हुआ प्राइवेट सेक्टर से निकल कर ये एजुकेशन की फील्ड में आना, ये सब भगवान की मर्जी और मदर फादर का आशीर्वाद है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी क्वालिटी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मदर फादर का आशीर्वाद और भगवान की कृपा है। उनको लगा कि शायद मुझको अभी ये पेरेंटिंग का काम करना चाहिए, मेरे को ये छोटे छोटे बच्चों को नर्चर करने का काम करना चाहिए। तो उन्होंने ये एक जिम्मेदारी दी और हम उस जिम्मेदारी को बहुत ही ब्लेसिंग के साथ में लेते हैं। हर आदमी का एक गोल होता है कि वो किसी की ज़िंदगी को खुशहाल बना सके, कुछ चैरिटी कर सके लाइफ में, ये सबका होता है। और किसी को किसी की हेल्प कर कर खुशी भी मिलती है, सभी को मिलती है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला दोगे तो आपको बड़ी तसल्ली होगी, हाँ भाई चलो मैंने कुछ किया। तो जब इतनी छोटी छोटी चैरिटी से इतनी खुशी मिलती है, तो हमारे स्कूलों में ये सैकड़ों बच्चे आते हैं। आज हज़ारों बच्चे हमारे इस आइकन ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया में हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं। आप समझिए कि कितने लोगों की ज़िंदगी को हम बदल सकते हैं, कितने बच्चों की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। यही हमारे, जब हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जब हम ब्रांच हेड ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, दीदीज़ की ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उसमें यही बताते हैं कि एक मौका मिला है हमको इन बच्चों की ज़िंदगी को बदलने का। क्योंकि ये एक जो एज है, 2 से 6 साल की एज है, ये वो टाइम है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। इस टाइम में अगर हमने बच्चों को ये बता दिया कि तुम अमेजिंग हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम बड़े प्यारे बच्चे हो, तो वो लाइफ में कुछ भी कर जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उनको इस बात का विश्वास दिलाना है कि दुनिया में आप कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हो। बस इतना विश्वास जहाँ दिला दिया बच्चों को, तो वो दुनिया में बड़ा काम ही कर जाएंगे। और यही वो टाइम है जिस टाइम पे बच्चे हमारे साथ रहते हैं। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में या ब्रांच हेड का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। हमारी बहुत बड़ी टीम है ट्रेनिंग की, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ हाफ एन आवर का। और मेरा केवल इसी बात पर फोकस रहता है। और सब तो टेक्निकल एकेडमिक सिखाते हैं, मेरा एकेडमिक टेक्निकल का नहीं, मेरा इस बात पर रहता है कि हमको भगवान ने क्यों सिलेक्ट किया है। हर एक के पीछे कोई ना कोई कारण होता है
और अगर भगवान ने हमको एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी है इन बच्चों को नर्चर करने के लिए। छोटे बच्चे ना तो बात समझते हैं ना सुनते हैं, तो हम उनकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं? हम रोल मॉडल बनकर ज़िंदगी से बदल सकते हैं। हम जो बच्चों से करवाना चाहते हैं या जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो हम होनी चाहिए, तभी बच्चे सीखेंगे ना। तो ये भगवान की ब्लेसिंग है, कृपा है कि वो हमको इस फील्ड में लेके आए हैं। और बस यही भगवान से हम प्रार्थना भी करते हैं कि हमको सही रखे, हमारे माइंड को ठीक रखे और हमारी इस एटीट्यूड को ऐसे ही बनाए रखे। और हम सारी दुनिया में आइकॉन के माध्यम से, एक आइकन प्लेटफॉर्म दिया भगवान ने हमको, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को नर्चर करते चले जाएं और उनकी ज़िंदगी को संवारते चले जाएं, उनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते चले जाएं, जिससे कि फ्यूचर में जो चाहें वो कर पाएँ। और इतने बच्चों को जब हम हैप्पी रहना सिखा पाएंगे, जो है ना हैप्पी डिप्रेशन फ्री इंडिया, एक मेरा ड्रीम है डिप्रेशन फ्री इंडिया का, मेरा अपना भी ड्रीम है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल रखा है डिप्रेशन फ्री इंडिया, माई अल्टीमेट गोल इज़ डिप्रेशन फ्री इंडिया। वैसे डिप्रेशन फ्री वर्ल्ड डाल रखा है, लेकिन पहले इंडिया डिप्रेशन फ्री हो जाए। तो अगर ये बच्चे हमारे हैप्पी हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, तो ये बच्चे जिनसे भी मिलेंगे लाइफ में उन सबको हैप्पी बना देंगे, स्ट्रेस फ्री बना देंगे, और ये एक चेन बनती चली जाएगी। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में हमारा देश हैप्पी इंडिया बन जाएगा, डिप्रेशन फ्री हो जाएगा। यही अल्टीमेट गोल मेरा भी है और ये हम सभी का आइकन के माध्यम से अल्टीमेट गोल भी है हमारा। आपका एक गोल बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि सबका ही गोल ये होना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन तो एक बहुत ही गलत चीज़ है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बाकी पेरेंट्स जो हमें सुन रहे हैं उनको भी बहुत सारे मतलब जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं वो आगे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको सुना है। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी पेरेंट्स सर से कनेक्ट करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में उनका ईमेल आईडी है, आप वहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सर।